क्या आपको पता है एक छोटी सी न्यूक्लियर कोर ने बॉम्ब बनने से पहले ही लोगों की जान ले ली थी। ये कहानी ना हिरोशिमा की है ना नागासाकी की, बल्कि एक ऐसी लैब की है जहां एक छोटी सी गलती और एक माइनर कैलकुलेशन एरर मौत का सबब बन गया। ये थी दुनिया की उन सबसे खतरनाक चीजों में से एक जो इंसानों ने कभी बनाई है, द डीमन कोर। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे 6 केजी के मेटल स्फीयर की जो बिना किसी ब्लास्ट के सिर्फ अपने रेडिएशन से दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट को एक दर्दनाक मौत दे गया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। ये कहानी है 1945 की वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिनों की। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्टों ने एक 6.2 किलोग्राम का प्लूटोनियम स्फीयर बनाया था, जो असल में तीसरा एटॉमिक बॉम्ब बनने वाला था। इसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद गिराने का प्लान था, लेकिन जापानीज सरेंडर के बाद वॉर खत्म हो गई और बॉम्ब डिप्लॉय होने से पहले ही ये कोर एक खतरनाक मौत भरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। इस अनयूज्ड प्लूटोनियम कोर को फिर मैनहट्टन के साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी में साइंटिस्ट इस कोर के साथ क्रिटिकलिटी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्रिटिकलिटी का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टेबल तरीके से चालू हो जाता है, और वहीं अगर ये रिएक्शन कंट्रोल के बाहर स्पीड अप होने लगती है और बहुत तेजी से ज्यादा न्यूट्रॉन्स रिलीज होने लगते हैं तो उसे सुपर क्रिटिकलिटी कहते हैं, जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोसेस का पार्ट होता है। ये कोर 2 हेमिस्फीयर्स में था, जो जोड़ने पर एक कंप्लीट स्फीयर बन जाता था। कोर के आसपास टंगस्टन कार्बाइड या बेरिलियम डोम लगाया जाता था। टंगस्टन कार्बाइड और बेरिलियम रिफ्लेक्टर्स न्यूट्रॉन्स को कोर के अंदर वापस भेजते हैं। जब न्यूट्रॉन्स कोर के अंदर ही घूमते रहते हैं तो चेन रिएक्शन और तेज हो जाता है, और साइंटिस्ट यही टेस्ट कर रहे थे कि कितने रिफ्लेक्टर्स लगाने पर कोर क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल हो जाता है। और बस यही एक गलती हो गई। एक रात मैनहट्टन प्रोजेक्ट के फिजिसिस्ट हैरी डेगेलन अकेले लैब में काम कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्लूटोनियम को क्रिटिकलिटी तक पहुंचाने के लिए कितनी क्वांटिटी कम की जा सकती है। हैरी मैनुअली टंगस्टन कार्बाइड के ब्लॉक्स को कोर के आसपास रख रहे थे ताकि न्यूट्रॉन्स वापस रिफ्लेक्ट हों और रिएक्शन और तेज हो जाए। जैसे ही उन्होंने लास्ट ब्लॉक लगाया, लैब के न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स जोर जोर से बीप करने लगे। मतलब कोर सुपर क्रिटिकल होने के करीब था। यानी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किसी भी वक्त एक एटम बॉम्ब में बदल सकता था। घबराहट में जब हैरी ने अपने हाथ हटाने की कोशिश की तो ब्रिक उनके हाथों से छूट गई और सीधा कोर के ऊपर गिर गई, जिससे पूरे रूम में एक तेज ब्लू फ्लैश चमका और इंटेंस रेडिएशन बर्स्ट ने आसपास की हवा को आयोनाइज कर दिया। हैरी ने तुरंत रिएक्शन को रोकने के लिए साइड वॉल्स को तोड़कर कोर को डिसअसेंबल किया, लेकिन तब तक वो एक बहुत बड़ा रेडिएशन डोज ले चुके थे, लगभग 5.1 सीवर्ट्स, सिर्फ अपने हाथों से। तुरंत ही उनके हाथों पे ब्लिस्टर्स बन गए और उनका शरीर रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स से भर गया। उन्हें नोजिया, वीकनेस और एक्सट्रीम पेन होने लगा। उन्हें तुरंत लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो 25 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। आखिरकार रेडिएशन का डैमेज इतना ज्यादा था कि वो बच नहीं पाए। इस तरह डीमन कोर ने बिना धमाके किए पहली बार एक इंसान की जान ले ली। ये दुनिया का पहला क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट डेथ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 9 महीने बाद फिजिसिस्ट लुइस स्लॉटिन भी डीमन कोर के साथ एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो बेरिलियम डोम से न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और कोर को सुपर क्रिटिकल होने से बचाने के लिए स्लॉटिन ने ड्रोन को एक स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा लिफ्ट करके रखा था। आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या हुआ होगा। तभी एक्सपेरिमेंट के बीच में गलती से स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो गया और डोम गिर गया, और पूरी लैब एक बार फिर से एक ब्राइट ब्लू फ्लैश से चमक उठी। स्लॉटिन ने तुरंत डोम को हटाकर रिएक्शन को रोक दिया, लेकिन तब तक एक मैसिव रेडिएशन ब्लास्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को लग चुकी थी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए कोर सुपर क्रिटिकल हुआ, लेकिन उस 1 सेकंड में इतनी रेडिएशन रिलीज हुई कि स्लॉटिन ने करीब 21 सीवर्ट्स रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, जो लीथल डोज का 4 गुना था। उनका हाथ तुरंत मसल तक जल गया। कुछ ही घंटों में उनका शरीर फेल होने लगा और सिर्फ 9 दिन बाद वो भी दुनिया छोड़ गए। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये कोई एक्चुअल बॉम्ब टेस्ट नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट था, जिसमें वो ये देख रहे थे कि क्रिटिकलिटी कौन से लेवल पे होती है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स इतने अनसेफ तरीके से मैनुअली हो रहे थे, बिना रिमोट कंट्रोल्स और बिना ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम के, कि एक छोटी सी गलती ने जिंदगी ले ली। यहाँ मैं आपको बता दूं, डीमन कोर एक सब क्रिटिकल प्लूटोनियम कोर था जो मोस्टली प्लूटोनियम 239 से बना था। इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी थे, जैसे माइनर ट्रेसेस ऑफ प्लूटोनियम 240, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ऑटोमेटिकली आ जाता है।
प्लूटोनियम 239 का अल्फा रेडिएशन एक्सट्रीमली डेंजरस होता है अगर वो बॉडी के अंदर चला जाए, जैसे इनहेल करने, खा लेने या कट के थ्रू। एक्सटर्नल अल्फा रेस को तो हमारी स्किन रोक लेती है, लेकिन प्लूटोनियम की केमिकल टॉक्सिटी और रेडियोलॉजिकल रिस्क दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। प्लूटोनियम का स्पॉन्टेनियस फिशन रेट भी यूरेनियम से ज्यादा होता है, इसलिए वो एक्सीडेंटल न्यूट्रॉन रेडिएशन रिलीज भी कर सकता है, जैसे डिमन कोर एक्सीडेंट में हुआ था। डिमन कोर को पहले एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए यूज करना था, जिसका नाम था ऑपरेशन क्रॉसरोड्स। लेकिन जब दूसरी बार एक्सीडेंट हो गया और साइंटिस्ट मर गए, तो फिर उस कोर को तुरंत यूज करना रिस्की हो गया, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव हो चुका था और उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स बन गए थे जो न्यूट्रॉन पॉइजन्स कहलाते हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। इसलिए अगले 2 एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट एबल और बेकर के लिए नए कोर्स भेज दिए गए। डिमन कोर को तीसरे टेस्ट के लिए रखा गया था, जिसका नाम टेम्परेरी तौर पर चार्ली रखा गया था। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। बेकर टेस्ट जो अंडर वाटर किया गया था, उसके बाद समुंदर और वॉरशिप्स इतने रेडियो एक्टिव हो गए कि उन्हें साफ करना ही पॉसिबल नहीं था, इसलिए चार्ली टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया। एट लास्ट 1946 में डिमन कोर को मेल्ट कर दिया गया और उसका प्लूटोनियम फ्यूचर के बॉम्ब्स बनाने में दोबारा यूज किया गया। लेकिन डिमन कोर की कहानी हमेशा याद रहेगी एक वार्निंग की तरह कि वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यूक्लियर बॉम्ब पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।